मेरा नाम ऋषभ है। वापस जाओ ऋषभ, वापस जाओ, वरना ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम एक बेगुनाह को सजा दे रहे हो। ये आवाज़, ये दर्दनाक चीखें पिछले 8 सालों से मेरी रातों की नींद खराब किए हुए थी। वो सपने में आती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी और मैं पसीने से भीगकर उठ बैठता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज मुझे अपने ही घर की छत से किसी के पाँव की आहट हुई। एक अजीब सा डर था जो मेरे शरीर में उतर गया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें छत पर किसी के चलने की आवाज़ नहीं आ रही है? उसने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा कि आपका वहम है। इस वीरान हवेली की छत पर कौन हो सकता है सिवाय भूतों के? लेकिन वो भूत नहीं था, वो मेरा पाप था जो मैं 8 साल पहले ही इस घर में दफन करके 7 समुंदर पार भाग गया था। मुझे क्या पता था कि जिस बदले की आग को मैं ठंडा करके भाग गया हूँ, वो एक चिंगारी बनकर मेरे ही घर की छत पर सुलग रही है। मैं ऋषभ हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था। बस विरासत में कुछ ज़मीनें मिली थी जिन पर हमारा गुजारा होता था। हम दो ही भाई बहन थे, मैं और मेरी छोटी बहन सोना। सोना सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो मेरी माँ और मेरा पूरा संसार थी। पिता की मोहब्बत क्या होती है, ये मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया था। उसकी जुबान से ख्वाहिश निकलने से पहले ही मैं पूरी करना अपना फर्ज नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझता था। हमारे घर में सुकून था, मोहब्बत थी, लेकिन माँ की एक ही रट थी, सोना की शादी। वो कहती थी कि ऋषभ बेटा, अब सोना बड़ी हो गई है, लड़कियों की उम्र निकल जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अब उसकी शादी होनी चाहिए। माँ ने रात के खाने पर वही पुराना राग छेड़ा था। मैंने निवाला तोड़ते हुए लापरवाही से कहा, माँ अभी वो बच्ची है, अभी तो उसने कॉलेज खत्म किया है और मुझे अभी अपना बिजनेस भी सेट करने दीजिए। मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, ऐसे नहीं कि बस बोझ उतार दूं। माँ ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और सीरियस होकर बोली, बेटा जिम्मेदारी बोझ नहीं होती। अंकुश नाम के लड़के का रिश्ता आया है, खाता पीता परिवार है, उनके पास जमीन है। लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर अमीर है। वहां मेरी बेटी रानी बनकर राज करेगी। मैंने कहा, माँ पढ़ा लिखा नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। मेरी बहन समझदार है, पढ़ी लिखी है। कहाँ वो पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ वो अनपढ़ जमींदार। कहीं से भी दोनों की जोड़ी नहीं बनती। मैंने अपनी बात कह दी थी, लेकिन माँ की जिद और बेटी के चमकदार भविष्य के सपनों के आगे मेरी एक न चली थी। माँ का मानना था कि पैसा और सुविधाएं ही औरत की खुशकिस्मती होती है। अंकुश के घर वालों ने भी हाँ करने में देर नहीं लगाई। वो लोग अमीर थे, उनकी अच्छी जान पहचान थी और शायद माँ इसी चकाचौंध से इम्प्रेस हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो, मगर माँ की खुशी और सोना की खामोश मर्जी देखकर मैंने भी सर झुका दिया था। सोना की सगाई हो गई थी और फिर झटपट शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी वाले दिन घर में काफी हल्ला गुल्ला था। मेरी बहन दुल्हन बनी चांद का टुकड़ा लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। जब मैं उसके सर पर हाथ रखने लगा तो उसने मेरा हाथ बाजू से पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने कहा, क्या बात है सोना, तुम खुश तो हो ना? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वो फीकी सी मुस्कुराहट होठों पर लाई थी और कहने लगी कि भैया, आप और माँ खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, बस दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अनजान देश जा रही हूँ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसके ये शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैंने उसे गले लगा लिया था और तसल्ली दी थी। कहा था, पगली, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, अभी ससुराल जा रही हो, ये भी तुम्हारा ही घर रहेगा, और वो भी जब तुम्हारा दिल किया करे मैं तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। अंकुश अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। विदाई का समय आया तो कोहराम मच गया था। सोना माँ से लिपटकर इतना रोई थी कि देखने वालों के कलेजे फट गए थे। जब वो गाड़ी में बैठने लगी तो उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अनकही फरियाद थी, एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई और मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देखता रहा। मुझे क्या खबर थी कि मैंने अपनी फूल सी बहन को विदा नहीं किया, बल्कि खुद अपने हाथों से उसे नर्क के हवाले कर दिया है। कुछ दिन गुजर गए थे तो मैं मिठाई और गिफ्ट्स लेकर सोना के ससुराल चला गया था। बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, हर तरफ अच्छा माहौल था।
ड्राइंग रूम में अंकुश बड़े घमंड भरे अंदाज में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा कि आओ साले साहब। उसके शब्द बहुत अजीब थे, ऐसे जैसे वो मुझे कोई नेगेटिव कमेंट पास कर रहा हो। मैंने कहा बस, मैं अपनी बहन से मिलने आया था, ये कुछ मिठाई है। मैंने डब्बे टेबल पर रख दिए थे। थोड़ी देर के बाद सोना आई। उसने भारी जेवर और महंगे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। वो मेरे पास बैठी तो मैंने महसूस किया कि वो डर सी रही है। मैंने कहा तुम ठीक हो ना सोना, यहाँ सब कैसा है? मैंने धीरे से पूछा ताकि अंकुश न सुन ले। उसने अंकुश की तरफ एक चोर नज़र डाली और जल्दी से बोली कि हाँ भैया, सब बहुत अच्छे हैं। मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और अंकुश भी। वो बोल तो रही थी कि वो खुश है, मगर उसकी आंखें चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। उसके अंदाज में वो खुशी नहीं थी जो उसकी पहचान थी। अचानक मेरी नज़र उसकी कलाई पर पड़ी, जहाँ चूड़ियों के पीछे एक नीला निशान झांक रहा था। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और आस्तीन ऊपर की। वहाँ उंगलियों के छपे हुए निशान थे। मेरा खून खौल उठा था। ये क्या है सोना? मैंने गुस्से से पूछा। उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, कुछ नहीं भैया, वो मेरा सीढ़ियों से पाँव फिसल गया था। बस मामूली सी चोट है। आप बेवजह वहम कर रहे हैं। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। वो मुझसे और माँ से कुछ छुपा रही थी। वो हमें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे वहीं उसी समय आइडिया हो गया था कि हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे मेरी बहन की चीखें दबाई जा रही हैं। लेकिन मैं खामोश रहा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उसी दिन उसका हाथ पकड़कर उसे ले आता तो शायद आने वाला कयामत भरा समय टल जाता। बहन के बाजू पर वो नीला निशान मेरे दिमाग से चिपक कर रह गया था। मैं जितना खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता था कि वो सीढ़ियों से ही गिरी होगी, उतना ही मेरा दिल मुझे इनकार करता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो मेरी बहन मुझसे और माँ से छुपा रही है। शायद वो हम दोनों को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से इतनी बड़ी बात हम दोनों से छुपा रही थी। कुछ दिन इसी बेचैनी में गुजर गए। फिर एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ सोना थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक और खुशी थी। उसने चहकते हुए बताया, भैया, मैं माँ बनने वाली हूँ। आप मामा बनने वाले हो और माँ नानी बनने वाली है। ये खबर सुनते ही मेरे सारे वहम और हालात ख्याल जैसे झाग की तरह बैठ गए थे। ये सुनकर मुझे और मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी। मुझे उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली हो, क्योंकि मेरी बहन खुश थी। वही बहन जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। माँ ने फौरन मंदिर में भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया था और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दी थी। अगले ही दिन मैं ढेर सारी मिठाई और फ्रूट्स लेकर अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। मेरा ख्याल था कि इस कंडीशन में तो उसके ससुराल वाले उसे फूलों की तरह रख रहे होंगे। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ का माहौल देखकर ठिठक गया था। अंकुश और उसके माता पिता हंसी मजाक कर रहे थे और आपस में गप्पे लगा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुझे मेरे नमस्ते का मामूली सा जवाब दिया, मगर उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहली संतान की खबर पर होनी चाहिए थी। मैंने इधर उधर देखा, मगर सोना मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। मैंने पूछा, सोना कहाँ है? अंकुश की माँ ने लापरवाही से किचन की तरफ इशारा किया कि वो चाय बना रही है। मेरा माथा ठिठका। इस कंडीशन में और वो भी किचन में, मैं उनसे इजाज़त लिए बिना किचन की तरफ बढ़ गया था। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सोना चूल्हे के पास खड़ी थी। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और दूसरे हाथ से वो बड़ी मुश्किल से खाना बना रही थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। पट्टी के नीचे से खाल बुरी तरह जली हुई थी और छाले पड़े हुए थे। मैंने गुस्से और तड़प कर पूछा, ये क्या है सोना? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया और तुम इस कंडीशन में काम क्यों कर रही हो? सोना ने घबराकर मुझे देखा और फिर दरवाजे की तरफ नज़र दौड़ाई। वो धीमी आवाज़ में बोली, भैया, कुछ नहीं हुआ है। खाना बनाते हुए गरम तेल गिर गया था। आप परेशान न हो। मेरा गुस्सा तो काबू से बाहर होने लगा था। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और ऊंची आवाज़ में बोला, ये गर्म तेल गिरा है या फिर गिराया गया है? और बाहर वो लोग हंस रहे हैं और तुम जले हुए हाथ के साथ खड़ी हो। तुम्हारे साथ यहाँ पर ये सुलूक होता है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी और इसी समय घर लेकर जाऊंगा। यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं है। मेरी आवाज़ सुनकर अंकुश और उसकी माँ भी किचन के दरवाजे पर आ गए थे। बजाय शर्मिंदा होने के,
अंकुश की माँ तिनक कर बोली, अरे भाई, यह हमारे घर की बहू है, कोई मेहमान थोड़ी है जो इसे बिस्तर पर बिठाकर खिलाएंगे। जरा सा हाथ ही तो जला है, कौन सी मुसीबत आ गई है। मैंने अंकुश की तरफ देखा जो खामोश खड़ा हुआ था। मैंने सोना का हाथ खींचा और कहा, चलो सोना। तभी सोना ने मेरा हाथ झटक दिया। उसने एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर व्यवहार सख्त था। वो बोली, भैया, मेरा जरा सा हाथ जला है, खाना बनाती हूँ तो ये तो जलना ही था। मैं अपने घर के काम ही तो कर रही हूँ, और आप कौन होते हैं मेरे घर में दखल अंदाजी करने वाले। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, आप जाइए यहाँ से। अपनी बहन की ये बात सुनकर मैं पत्थर का हो गया था। जिस बहन के लिए मैं दुनिया से लड़ सकता था, आज उसने गैरों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैं उसकी आंखों में छुपी हुई मजबूरी नहीं पढ़ सका था। मुझे सिर्फ अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। मैंने मिठाई का डब्बा वहीं पर रखा और उल्टे कदम वापस पलट आया था। मैं मायूस होकर घर वापस लौट आया। माँ मेरे चेहरे की परेशानी देखकर उदास हो गई और चीखने लगी, क्या हुआ है? सोना तो ठीक है ना? मैंने माँ से झूठ बोल दिया कि हाँ माँ, वो ठीक है, बहुत खुश है। मैं नहीं चाहता था कि माँ का दिल दुखे, लेकिन मेरे अंदर एक आग लग चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं खुद सोना से कांटेक्ट नहीं करूँगा। उसने मुझे मेरे ही मुकाम से गिरा दिया था। मैं अपनी ही ईगो के खोल में बंद हो गया था। मुझे क्या पता था कि सोना ने वो शब्द मुझे बताने के लिए और अपना घर बचाने के लिए बोले थे। वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती थी और मेरी यह नाराज़गी आने वाले समय में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली थी। मैं सोना से बहुत नाराज़ था। उसने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला था। मैं तो उसकी साइड ले रहा था, मगर वो खुद ही बेइज्जती वाली ज़िंदगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब पलटकर कभी उसे नहीं देखूंगा। एक दिन अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर सोना का नाम जगमगा रहा था। मैंने फ़ोन देखा और मुंह फेर लिया। मैं बड़बड़ाया कि अब मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? जब मैं मदद करना चाहता था तब तो मुझे जलील कर दिया था। मैंने पहले कॉल पर फ़ोन नहीं उठाया था और नाराज़गी दिखाने की कोशिश की थी। बेल बंद हो गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे दोबारा फ़ोन बजने लगा। इस बार घंटी का शोर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा करने लगा था। न जाने क्यों मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने जैसे ही कॉल उठाई, मेरे कानों में सोना की नहीं बल्कि उसकी दर्दनाक चीखों की आवाज़ पड़ी थी। कोई उसे बुरी तरह से पीट रहा था। आदमी की ऊंची आवाज़ गूंज रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि उसका पति अंकुश था। अंकुश चिल्ला रहा था कि आज तेरा किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। न तू रहेगी और न तेरी ये मनहूसियत। साथ ही उसकी सास की जहरीली आवाज़ आई, मार दे बेटा इस मनहूस को। इसकी वजह से घर के सारे काम उलट हो रहे हैं। इसने नाक में दम कर रखा है। सोना की कांपती हुई आवाज़ आई, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। माँ बचाओ मुझे। उसने ज़ोरदार हंसी लगाई और बोली, नाटक बंद कर अपने। अंकुश, इसका मुंह बंद करो ताकि पड़ोसी न सुन ले। फ़ोन शायद सोना के हाथ से गिर गया था या छुपाकर मिलाया गया था, क्योंकि कॉल कटी नहीं थी, वैसे ही चलती रही थी। ठक ठक की आवाज़ें और फिर एक ज़ोरदार चीख के बाद खामोशी छा गई थी। हेलो, हेलो। मैं पागलों की तरह फ़ोन पर चीख रहा था, मगर दूसरी तरफ सन्नाटा था। मैं उस समय अपने ऑफिस में था। बिना कुछ सोचे समझे वहां से नंगे पांव निकल पड़ा था। गाड़ी की तेज़ रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं खुद ही टकराकर मर जाऊंगा। लेकिन मेरी बहन को वो पीट रहे थे और मैंने खुद अपने कानों से सुना था। गाड़ी चलाते हुए मैं खुद से बातें कर रहा था, हे भगवान, मेरी बहन की हिफाजत करना, मैं आ रहा हूँ। सोना, तुम हिम्मत मत हारना। मैं जैसे ही अपनी बहन के घर पहुंचा तो वहां का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर भागकर आंगन में गया तो अजीब सी खामोशी थी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, सोना, 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 तुम कहाँ हो? अंकुश बाहर निकला। उसके माथे पर पसीना था और वो घबराया हुआ लग रहा था। वो लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में बोला, वो साले साहब, आप अचानक कैसे? मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, मेरी बहन कहाँ है? तुम लोग उसे मार रहे थे। मैंने फ़ोन पर सब कुछ सुना है। अभी उसकी माँ रोती हुई बाहर आई और कहने लगी, हे भगवान, गजब हो गया। मेरी बहू सीढ़ियों से गिर गई। देखो तो सही उसे क्या हो गया। मैं धक्का देकर अंदर कमरे की तरफ भागा। सामने ज़मीन पर सोना पड़ी हुई थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था और होठों से खून बह रहा था। आंखें खुली हुई थीं, मगर उनमें जिंदगी की कोई चमक बाकी नहीं थी। वो मृत हालत में पड़ी हुई थी। मैं उसके पास ज़मीन पर गिर गया था। सोना, उठो, मेरी जान, देखो तुम्हारा भाई आ गया।
अंकुश पीछे से बोला कि हमने कुछ नहीं किया, ये सीढ़ियों से पाँव फिसलने की वजह से गिरी है, इसके सर पर चोट आई है। मैंने पलटकर अंकुश को देखा। मेरी आंखों में आंसुओं की जगह खून उतर आया था। मैंने चिल्लाकर कहा कि अपनी बकवास बंद करो। सीढ़ियों से गिरने पर चेहरा नहीं सूझता। तुमने मेरी बहन को मार डाला। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। मोहल्ले वाले चर्चा करने लगे थे। मेरी माँ भी रोती पीटती वहां तक पहुंच चुकी थी। मैं जानता था मेरी बहन के मरने की वजह क्या है। मेरी बहन अपनी मौत नहीं मरी है, उसे मारा गया है। मैंने लोगों की तरफ रुख किया और चीख चीख कर बोला कि लोगों, गवाह रहना, इन दरिंदों ने मेरी बहन का कत्ल किया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, वो गिरी नहीं है। मेरी बहन का अंतिम संस्कार हुआ तो मुझ पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जिस बहन को हमने लाडों से पाला था, आज वो जुल्म का शिकार बनकर इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। शमशान घाट से वापसी पर मेरा हर कदम भारी था, लेकिन मेरा इरादा चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। मैं इन गुनाहगारों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं अंकुश के घर के बाहर जा खड़ा हुआ था। मैं चीखा, बाहर निकलो अंकुश। अंकुश डरते डरते बाहर आया। उसके साथ उसके पिता भी थे। मैंने आगे बढ़कर अंकुश का गिरेबान पकड़ लिया था और कहा कि बगैरत इंसान, अगर तुम मर्द होते तो औरत पर कभी हाथ न उठाते। तुमने मेरी बहन को मार डाला। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करूंगा और तुम सबको फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। अंकुश का पिता हाथ जोड़कर बोला, बेटा, गुस्सा थूक दो। पुलिस कचहरी में किसी का कुछ नहीं रखा। हम बैठकर बात करते हैं। हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। मैंने नफरत से उनका हाथ झटक दिया और कहा, इज्जत? कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो तुम लोगों ने मेरी बहन को जान से मारकर मिट्टी में मिला दी। मोहल्ले के बूढ़े और कुछ समझदार लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने मुझे ठंडा करने की कोशिश की थी और फिर पंचायत बिठाई गई थी। पंचायत के बड़े सरपंच ने मेरी तरफ ध्यान देते हुए कहा, देखो ऋषभ बेटा, जो होना था वो हो गया। अब पुलिस केस करोगे तो दोनों परिवार बेइज्जत हो जाएंगे। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? पैसे चाहते हो या फिर कुछ और? मैंने सबकी तरफ देखा और फिर अंकुश की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने मेरी बहन पर जुल्म किया है। अब इसी जुल्म का बदला ये लोग भुगतेंगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, साफ बात करो बेटा, क्या फैसला है तुम्हारा? मैंने फाइनल शब्दों में कहा कि मैं इन्हें कानूनी सजा दिलवाऊंगा और सजाए मौत तक लेकर जाऊंगा, या फिर इसके बदले में इन लोगों को मेरी शादी अपने परिवार की लड़की से करवानी होगी, वरना मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया था। अंकुश के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मैंने गुस्सैल अंदाज में जवाब दिया कि यही मुमकिन है। जैसे मेरी बहन तुम्हारे घर आई थी और तुमने उस पर जुल्म किया, तुम्हारी बेटी मेरे घर आएगी। यही मेरा बदला होगा। ये अब तुम लोगों के हाथ में है, जेल की सलाखों या फिर बेटी का रिश्ता। पंचायत के लोगों ने सर जोड़ लिए थे। वो जानते थे कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं और गवाह भी। अगर पुलिस केस हुआ तो पूरा परिवार अंदर चला जाएगा। सरपंच ने अंकुश के पिता से कहा कि प्रताप साहब, लड़का जिद पर अड़ा हुआ है। अगर जान और बेटा बचाना है तो इसकी शर्त मान लो। वो बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूंगा। ये सुनकर मेरे होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने दिल में सोचा, अब देखना अंकुश, मैं तुम्हारी बहन के साथ वो करूंगा कि तुम खून के आंसू रोओगे। अब तुम्हारा घमंड मेरे पैरों की धूल बनेगा। मैं अपनी जिद पर कायम रहा और वो लोग अपनी इज्जत और इकलौते बेटे की जिंदगी बचाने के लिए हार मान गए थे। ये कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि एक सौदा था। एक बहन की लाश के बदले दूसरी बहन की जिंदगी का सौदा। शादी सिंपल तरीके से गांव की पंचायत की मौजूदगी में हो गई थी। वहां न कोई ढोल था, न शहनाई थी, सिर्फ डर और नफरत का माहौल था। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़े तो हर तरफ खामोशी थी। जब लड़की को सामने बुलाया गया तो उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो रो रही थी, अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरने दे रही थी। तब अंकुश के पिता ने कहा कि बेटी, इस शादी को स्वीकार कर लो, मेरे बुढ़ापे की लाज रख लो। लड़की ने रोते हुए ये शादी कर ली थी। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी खुशियों की अर्थी उठी थी। मुझे उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी आंखों के सामने अभी भी सोना का सूजा हुआ चेहरा और उसकी लाश घूम रही थी। मैं चाहता था कि ये भी रोए, इसका परिवार भी तड़पे। विदाई के समय अंकुश मेरे सामने नजरें झुकाकर खड़ा हुआ था। मैं उसके करीब से गुजरा
और उसके कान में धीमी आवाज में कहा, आज तुमने अपनी बहन को मेरे हवाले कर दिया। प्रार्थना करना कि मैं उसके साथ वो न करूं जो तुमने मेरी बहन के साथ किया, लेकिन याद रखना, हिसाब तो मैं पूरा करूंगा। मैं उसकी बहन को रोती बिलखती हालत में विदा करके अपने घर ले आया था। वो कार के पीछे वाली सीट पर सिमटी हुई बैठी थी और बुरी तरह से डर रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गया था। माँ मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो शायद इस बदले के हक में नहीं थी, मगर बेटे के जुनून के सामने बेबस हो गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ, ये है वो बहू जिसका शौक आपको बहुत था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्यार से नहीं आई है, बदले में आई है। इसे उस कमरे में डाल दो जहाँ सोना का सामान रखा हुआ है। इसे पता चलना चाहिए कि इसकी जगह कहाँ है। माँ ने भीगी हुई आंखों से इस लड़की को देखा और फिर मुझे टोका। जुल्म का जवाब जुल्म से देना कहाँ की अक्लमंदी है। ये लड़की अभी बच्ची लग रही है, इसके साथ ये सब मत करो। मैंने माँ की बात अनसुनी कर दी थी और अपने कमरे में चला गया था। मेरे अंदर जो आग का लावा जल रहा था वो मुझे बार बार उकसा रहा था। मैंने सोचा कि आज रात में उस पर वो सारा गुस्सा उतार दूंगा जो मैंने अंकुश के लिए संभाल कर रखा है। मैं उसे बताऊंगा कि जब ससुराल वाले बेटी पर जुल्म करते हैं तो कैसा महसूस होता है। आधी रात के समय मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो दुल्हन बनी बेड पर कोने में सुकड़ी बैठी थी। उसने घूंघट निकाला हुआ था। उसके शरीर में कपकपाहट साफ नजर आ रही थी। मैं भारी कदमों से चलता हुआ उसके करीब गया था। मैंने मजबूत शब्दों में कहा कि अपना ये घूंघट उठाओ। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कोई इज्जत कमाने नहीं आई हो, बल्कि सजा भुगतने के लिए आई हो। उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने गुस्से में आगे बढ़कर झटके से उसका घूंघट उलट दिया था। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे शरीर का सारा गुस्सा एक लम्हे के लिए बर्फ बन गया था। सामने कोई शातिर या चालाक औरत नहीं थी, बल्कि एक बेहद कम उम्र की लड़की थी। वो बिल्कुल मासूम से चेहरे वाली बच्ची महसूस हो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर के साए नाच रहे थे और आंसुओं का जल बहकर उसके गालों पर जम गया था। मैं लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा था। ये लोग इतने गिरे हुए हैं, उन्होंने धोखा किया। मेरे साथ इतनी छोटी बच्ची की शादी मेरे साथ कर दी ताकि मैं इस पर हाथ न उठा सकूं। उसकी मासूमियत देखकर मेरे अंदर का बदला एकदम से दम तोड़ने लगा था। मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। मैं एक दरिंदा बनने आया था, लेकिन सामने एक डरी हुई हिरनी बैठी हुई थी। मैंने खुद पर गुस्सा करते हुए कहा, ये मैं क्या करने जा रहा था? एक बच्ची से बदला। उसे देखते ही मुझे बहुत घिन आने लगी थी, उन लोगों पर और अपनी किस्मत पर। मैंने उसे वहीं छोड़ा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया था। मैं उस कमरे में एक पल भी और नहीं रुक सकता था। वो रात मैंने घर के बाहर सीढ़ियों पर आवारागर्दी करते हुए गुजार दी थी। मेरा दिमाग खामोश हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इस बदले का क्या करूं जो मेरे गले का फंदा बन गया था। मैं सुबह के समय घर में दाखिल हुआ तो माँ दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो सारी रात रोती रही हों। मुझे देखते ही वो आगे बढ़ी और मेरा बाजू पकड़ लिया। उन्होंने परेशानी से पूछा कि ऋषभ, तुम कहाँ थे सारी रात? मैं कितना डर गई थी। क्या हुआ, तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने माँ की तरफ देखा और कहा कि नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ वैसा ही सलूक करूँगा जैसा सोना के साथ हुआ है, लेकिन मैं हार गया। वो तो अभी बच्ची है। उसके मासूम चेहरे ने मुझे बेबस कर दिया। माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है बेटा। अब जो हो गया सो हो गया। उसे स्वीकार कर लो और अपनी जिंदगी शुरू कर दो। मैंने झटके से सर उठाया और कहा, स्वीकार कर लूं? कभी भी नहीं माँ। वो अंकुश की बहन है। मैं जब भी उसका चेहरा देखूंगा मुझे अपनी बहन की सूजी हुई लाश याद आ जाएगी। मैं उसके साथ नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। माँ ने पूछा, तो फिर क्या करोगे? इसे तलाक दे दोगे? मैंने कड़वाहट से कहा कि नहीं, तलाक तो नहीं दूंगा। अगर तलाक दे दी तो अंकुश और इसके घरवाले सुख का सांस लेंगे। वो समझेंगे कि उनकी जान छूट गई। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और ना ही उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा दूंगा। वो इसी घर में रहेगी, एक कैदी बनकर। यही उसकी सजा है। माँ घबरा गई थी और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उठकर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा वीज़ा लगा हुआ है और मुझे बिजनेस के सिलसिले में वैसे भी जाना ही था।
मैं आज ही टिकट करवा रहा हूँ। मैं इस घर में और इस लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। माँ ने मुझे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि ऋषभ बेटा, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस लड़की के साथ अकेली कैसे रहूंगी? इसे मायके भेज दूं? मैंने सख्ती से मना कर दिया, माँ, ये अपने मायके नहीं जाएगी, ये यही रहेगी। लेकिन ये मेरे लिए मर चुकी है। आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, लेकिन ये लड़की यहीं सड़ती रहेगी। माँ ने इनकार कर दिया क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी और शायद वो इस मासूम लड़की को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी। उन दिनों वो लड़की, जिसका नाम दिव्या था, अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने एक बार भी पलटकर उसे नहीं देखा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। अपने बदले और ईगो में मैं इतना अंधा हो चुका था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक जिंदा इंसान को दर बदर करके जा रहा हूँ। जाते हुए मैंने अपनी माँ को सावधान कर दिया था कि माँ, मुझे इस लड़की की कोई खबर नहीं चाहिए। ना आप मुझसे इसका कोई जिक्र करेंगी और ना ही मैं कभी इसके बारे में आपसे कुछ पूछूंगा। मेरे लिए ये टॉपिक बंद हो चुका है। मैं फ्लाइट में बैठा तो जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया था। मैं समझ रहा था कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं परदेस पहुंचकर वहां की चकाचौंध में मैंने खुद को गुम कर लिया था। मैं इतना बिजी हो गया था कि हिंदुस्तान की वो हवेली, सोना की मौत और वो सज़ा काटने वाली लड़की, सब कुछ धुंधला गया था। मैं लंदन आ गया था। यहाँ मेरी मुलाकात हिंदुस्तानी लड़की शिल्पा से हुई थी। वो यहाँ सेटल थी और मॉडर्न ख्यालात की थी। मुझे लगा कि शायद ये वही ज़िंदगी है जो मुझे सुकून दे सकती है। शिल्पा मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि मैं हिंदुस्तान में एक शादी करके आया हूँ। मुझे लगा कि वो शादी नहीं, बल्कि एक बदले का कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। मैंने शिल्पा से शादी कर ली थी और अपना घर बसा लिया था। माँ को फ़ोन करता था तो सिर्फ उनका हालचाल पूछता था। माँ कई बार कोशिश करती थी कि वो उस लड़की दिव्या का जिक्र किया करे। वो कहती थी कि ऋषभ बहू, लेकिन मैं उनकी बात को बीच में ही काट देता था और कहता था कि माँ, अगर इस टॉपिक पर बात करनी है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। मेरी बेरुखी देखकर भी माँ भी खामोश हो गई थी। इस तरह महीने हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीनों सालों में बदलने लगे थे। मैंने अपनी नई दुनिया बसा ली थी, जहाँ सोना का गम तो था, मगर इस कैदी लड़की का कोई वजूद नहीं था। मैं ये भूल गया था कि बदले का पहिया बहुत धीरे धीरे चलता है, मगर पीसता बहुत बारीक है। समय के पहिए को कौन रोक सकता है? ऐसे ही 8 साल गुजर गए थे। इन 8 सालों में पलकों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। मैंने कभी इस लड़की की कोई खैर खबर नहीं ली थी। वो कैसी है, जिंदा है या मर गई, घर पर है या अपने मायके चली गई। मेरा ख्याल था कि वो अपने मायके तो अब जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे मैं सज़ा के तौर पर लेकर आया था। मेरा मानना था कि वो यकीनन भाग गई होगी या उसके घर वालों ने उसे वापस बुला लिया होगा। मैंने अपने मन को यही लोरी सुलाकर सुला दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन था। शिल्पा के साथ मैं बहुत खुश था और हम लंदन में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात खाने के बाद मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद मेरी आंखों में उतर रही थी कि अचानक मैं एक गहरी खाई में गिरने लगा। नज़ारा बदला और मैंने देखा कि मैं उसी पुरानी हवेली के आंगन में खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने सोना खड़ी हुई थी, वही सोना जिसे मरे हुए 8 साल हो चुके थे। लेकिन उसका हुलिया बहुत डरावना था। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और वो बुरी तरह से रो रही थी। मैं सपने में ही चिल्लाया था, सोना तुम तो जा चुकी थी, ये तुम्हारे हाथ किसने बांध दिए हैं? सोना ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा और चिल्लाई, ये हाथ मैंने नहीं, तुमने बांधे हैं। भैया, तुमने। मैं हड़बड़ा गया था। मैंने कहा, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैंने तो तुम्हारा बदला लिया है सोना। मैंने उनकी बेटी को सजा दी है। सोना ने जोर से इनकार में सर हिलाया और बोली, ये बदला नहीं, जुल्म है भैया। तुम एक जालिम इंसान हो। तुम एक बेकसूर को सजा दे रहे हो। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वापस जाओ भैया, वापस जाओ, इससे पहले कि माफी के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएं। जाओ और उसकी रस्सी खोल दो। मैंने आगे बढ़ना चाहा था। सोना ने मुझे धोखा दिया और बोली ज... सोना ने मुझे धक्का दिया और बोली, जाओ। बस तभी मेरी आंखें खुल गई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल हथौड़े की तरह सीने में बज रहा था। मैं हाँफ रहा था। शिल्पा मेरी हालत देखकर जाग गई थी और परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ है ऋषभ? आप ठीक तो हैं? आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या? पानी पी लीजिए। मैंने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा था। मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैंने एक ही सांस में पानी पी लिया था।
शिल्पा ने दोबारा पूछा, बताइए क्या हुआ है? क्या देखा है आपने? आपके तो चेहरे का रंग भी पीला पड़ रहा है। मैंने उससे झूठ बोल दिया और कहा कि कुछ नहीं, बस ऑफिस की टेंशन थी। शायद थकावट की वजह से डरावना सपना आ गया था। तुम सो जाओ। मैंने शिल्पा से अपनी पहली शादी और उस लड़की का जिक्र कभी नहीं किया था। वो दोबारा सो गई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। सोना के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तुम एक जालिम इंसान हो भैया, तुम एक बेकसूर को सजा दे रहे हो। क्या सच में मैंने गलत किया था? क्या वो लड़की सच में बेकसूर थी? लेकिन वो शायद अंकुश की बहन थी, उसी खून की विरासत थी। ये नज़ारा अब सिर्फ एक रात का नहीं था, अब ये मेरा रूटीन बन चुका था। कई रातों से मुझे यही सपना आता था। जैसे ही आंख लगती थी, सोना मेरे सपने में आकर खड़ी हो जाती थी और हर बार मुझे यही कहती थी कि भैया वापस चले जाओ, वरना तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी चीखें मुझे सोने ही नहीं देती थी। मुझे दिन के उजाले में भी अपना आप मुजरिम महसूस होने लगा था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे हिंदुस्तान वापस जाना ही पड़ेगा। मुझे जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या माजरा है। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मैंने एक शाम शिल्पा से कहा कि शिल्पा, मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहा हूँ। शिल्पा ये सुनकर हैरान रह गई थी और कहने लगी कि अचानक, सब ठीक तो है ना? मम्मी जी तो ठीक है ना? मैंने नज़र चुराते हुए कहा कि हाँ माँ ठीक है, लेकिन उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। 8 साल हो गए हैं माँ से नहीं मिला हूँ। दिल बहुत उदास है। बस एक चक्कर लगाकर वापस आ जाऊंगा। शिल्पा ने जिद की कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी मम्मी जी से मिल लूंगी। मैं घबरा गया था। मैंने कहा, नहीं शिल्पा, तुम बच्चों के साथ यहीं रहो। बच्चों का स्कूल है और मेरा ट्रैवल बहुत मामूली है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि वहाँ मेरी एक और हकीकत दफन थी। मैंने जल्दी जल्दी टिकट करवाई थी और सामान पैक कर लिया था। फ्लाइट में बैठते हुए मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अतीत की अदालत में पेश होने जा रहा हूँ, जहाँ जज भी मैं खुद हूँ और गवाह और मुजरिम भी मैं खुद ही हूँ। मैं सोच रहा था कि जब मैं घर पहुँचूंगा तो क्या होगा। वो लड़की वहाँ होगी भी या नहीं? ज़रूर वो नहीं होगी। माँ ने उसे उसके मायके भेज दिया होगा या फिर वो खुद भाग गई होगी। अगर वो वहाँ नहीं हुई तो सोना मुझे सपने में क्यों डरा रही है? इन्हीं सवालों के साथ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया था। वहां से टैक्सी लेकर सीधा मैं अपने शहर की तरफ रवाना हो गया था। मैं टैक्सी से उतरकर अपने घर के पुराने दरवाजे के सामने खड़ा था। 8 साल ये कोई मामूली वक्त नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुछ लम्हों के बाद अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी थी और फिर वही जानी पहचानी कुंडी खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और सामने मेरी माँ खड़ी हुई थी। उनके बालों में सफ़ेदी उतर आई थी और कमर भी कुछ झुक गई थी, लेकिन ममता की चमक अभी भी वैसी ही थी। माँ ने मुझे देखा तो पत्थर की हो गई थी। उनकी आंखों में विश्वास और बेयकीनी की जंग जारी थी। मैंने घबराई हुई आवाज़ में पुकारा, माँ। माँ के मुंह से एक चीख निकली, मेरा बेटा ऋषभ। वो पागलों की तरह मुझसे लिपट गई थी। हम दोनों दरवाजे पर खड़े हुए रोते रहे थे। माँ मेरे चेहरे को बार बार चूम रही थी, जैसे उन्हें विश्वास नहीं आ रहा कि उनका बेटा वापस आ गया। हम अंदर आ गए थे। घर का चप्पा चप्पा मुझे अपनी याद दिला रहा था। मैंने माँ को सोफे पर बिठाया और उनके कदमों में बैठ गया था। माँ ने मेरा माथा चूमा और बोली, तुम जिंदा हो ऋषभ। मुझे तो लगा था शायद मैं तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगी। तुमने अपने 8 साल कैसे गुजार लिए अपनी माँ के बिना? मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। मैंने कहा, गलती हो गई माँ। मैं बिजनेस और अपनी नई जिंदगी में ऐसे उलझा कि वापसी का रास्ता ही भूल गया था। लेकिन माँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? माँ ने ठंडी आह भरी और कहने लगी कि बेटा, बस जी रही हूँ तुम्हारी आस पर। अब तुम आ गए हो तो मेरी जान में जान आ गई है। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे थे। मैंने माँ को बताया था कि मैं वहाँ पर कितना खुशहाल हूँ और बिजनेस भी कैसा चल रहा है, लेकिन मैंने अभी तक उनको शिल्पा और अपने बच्चों का नहीं बताया था। मेरे दिल में एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। मेरी नज़रें बार बार घर की दीवारों को टटोल रही थी कि शायद वो नज़र आ जाए। जब मेरे अंदर का सब्र खत्म हो गया तो मैंने हिम्मत करके माँ से पूछ ही लिया। मैंने इधर उधर नज़र घुमाकर पूछा कि माँ, वो लड़की कहाँ है? दिव्या, अंकुश की बहन, कहीं नज़र नहीं आ रही? क्या मायके गई हुई है? माँ के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था और एक दूसरा रंग आ गया। वो कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर उन्होंने नज़रें चुरा ली। मैंने दोबारा पूछा, बताइए ना माँ, वो यहाँ नहीं है क्या?
माँ ने गहरा सांस लिया और बेहद सीरियस होकर बोली कि बेटा, उसका जिक्र मत करो, वो तो उसी दिन चली गई थी। ये सुनकर तो मैं चौंक गया था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसी दिन चली गई थी? कौन से दिन? माँ ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, जिस दिन तुम यहाँ से गए थे, तुम्हारी पत्नी तो उससे अगले दिन ही भाग गई थी। उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आई। ये बात सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुआ था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो इतनी छोटी सी बच्ची कैसे भाग सकती है। मैंने हैरानी से पूछा, वो भाग गई, लेकिन कहाँ? और आपने उसे रोका क्यों नहीं? माँ ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि बेटा, मैं उसे कैसे रोकती, मैं तो खुद बीमार पड़ गई थी। मुझे होश आया तो पता चला कि वो घर में नहीं है। मैंने सोचा कि शायद अपने भाई के घर वापस चली गई होगी या फिर कहीं और निकल गई होगी। हमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुमने जाते हुए कहा था कि तुम्हारे लिए वो मर चुकी है, इसलिए मैंने भी इस रास्ते को बंद कर दिया। ये सुनकर मेरे दिल पर रखा हुआ वजन भरा बोझ जैसे गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपनी सज़ा काट कर जा चुकी है। मैंने सुकून का सांस लिया था। मैंने कहा कि अच्छा हुआ, मेरी जान छूटी। मैं तो वैसे भी डर रहा था कि अगर वो यहाँ हुई तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा। वो मनहूस थी, अच्छा वो अपने रास्ते निकल गई। माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और खामोश रहीं। उनकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने उसे थकावट समझकर नज़रअंदाज कर दिया। रात हुई तो मैं अपने पुराने कमरे में चला गया था। वही कमरा जहाँ 8 साल पहले मैं उसे छोड़ कर गया था। बिस्तर वही था, अलमारी वही थी, लेकिन माहौल में वीरानी थी। मैं लेट गया था, लेकिन नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। माँ की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि वो भाग गई थी। अगर वो भाग गई थी और अपनी जिंदगी जी रही थी, तो फिर सोना मुझे सपने में क्यों डरा रही थी? सोना क्यों कह रही थी कि मैं जुल्म कर रहा हूँ? अगर वो आज़ाद है, तो फिर मैं जालिम कैसे हुआ? सारी रात मेरी बेचैनी में गुजर गई थी। मैं करवटें बदलता रहा था। कभी लगता था कि माँ सच बोल रही है और कभी लगता था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मेरा मन मुझे इनकार कर रहा था। मैंने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन वहां जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरे अंदर की घुटन बढ़ने लगी तो मैं उठकर बैठ गया था। कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थी। मैंने पानी पिया, मगर गला सूख रहा था और मैं खुद से कहने लगा कि नहीं ऋषभ, ये वहम है। तुम्हारी माँ क्यों झूठ बोलेगी? दिव्या चली गई है, अब बेफिक्र हो जाओ। लेकिन मुझे सुकून कहाँ था? दिल की धड़कन तो अजीब सी होने लगी थी। मुझे खुली हवा की ज़रूरत थी। मैंने फैसला कर लिया था कि छत पर चला जाता हूँ, शायद ठंडी हवा से मेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं धीरे से कमरे से निकला ताकि माँ की आंख न खुल जाए और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे क्या खबर थी कि छत पर हवा नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा है जो मेरी जिंदगी की बुनियादें हिलाकर रख देगा। वो सच जिसे माँ ने 8 साल तक छुपाकर रखा था, अब मेरे सामने आने वाला था। मैं बेचैन होता हुआ छत पर चला गया। रात का पिछला पहर था और आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे दिल में बेहद अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी, मगर मेरे अंदर का लावा बुझने का नाम नहीं ले रहा था। मैं छत पर इधर से उधर टहल रहा था, क्योंकि नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मेरे दिमाग में बार बार माँ के शब्द गूंज रहे थे, वो भाग गई थी। मैंने खुद से सवाल किया कि अगर वो भाग गई, तो फिर मेरा मन मुझे क्यों इस बात से इनकार कर रहा है? सोना मेरे सपने में क्यों आ रही है? ज़रूर कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं टहलते टहलते छत के कोने में बनी पानी की टंकी के पास पहुंच गया। वहां अंधेरा ज्यादा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि टंकी के पीछे कोई साया हिला है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कड़कदार आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जला दी। रोशनी का दायरा जैसे ही टंकी के पीछे पड़ा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां कोई चोर या अजनबी नहीं था, बल्कि एक लड़की दीवार के साथ लगी खड़ी कांप रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया हुआ था, जैसे वो रोशनी से डर रही हो। मैं पत्थर का बना उसे देखता रह गया। ये वही लड़की थी, अंकुश की बहन, जिसे मैं 8 साल पहले एक बच्ची समझकर छोड़ गया था। मेरी जुबान लड़खड़ाई, तुम यहाँ हो? माँ तो कह रही थी कि तुम भाग गई हो। उसने डरते डरते अपने चेहरे से हाथ हटाए। 8 सालों में वो एक बच्ची से जवान लड़की बन चुकी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत तो वही थी, मगर डर के गहरे साए थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए लग रहे थे और वो कमजोर लग रही थी।
वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहीं छुपी हुई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर खंजर चला दिया हो। वो भागी नहीं थी, वो यहीं थी, इसी घर में, इसी छत पर, ये शायद किसी काल कोठरी में। मैंने हैरानी के साथ में पूछा कि तुम यहीं थी 8 साल से? लेकिन माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो दीवार के साथ सिमट गई थी। उसकी आंखों में वही डर था जो 8 साल पहले उसकी विदाई के समय था। उसे लग रहा था कि मैं अभी भी वही बदले की आग में जलने वाला दरिंदा हूँ जो उसे मारने आया है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो चीख उठी थी और बोली कि खबरदार आगे मत आना, मुझे मत मारना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं वहीं पर रुक गया था। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैंने ये क्या कर दिया था? एक जिंदा इंसान को मैंने मरा हुआ समझ लिया था। मैंने एक बेगुनाह को सज़ा के तौर पर ऐसी कैद में रखा हुआ था कि उसे अपनी मौजूदगी ही छुपानी पड़ रही थी। मैंने नरम अंदाज में कहा कि डरो मत दिव्या, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसी हो? माँ ने तो कहा है कि तुम अगले ही दिन भाग गई थी। वो रोते हुए बोली, मैं कहाँ जाती? ये मेरा घर नहीं, ये कैद खाना है। माँ जी ने मुझे छुपाकर रखा हुआ था ताकि आप मुझे ना देख लें। अगर आपने मुझे देख लिया तो आप मुझे जान से मार देंगे। ये शब्द मेरे शरीर पर बिजली बनकर गिरे थे। मेरी अपनी ही माँ ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया था। उन्होंने इस लड़की को बचाने के लिए उसे दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया था और मुझे बेखबर रखा था। मैं इस लड़की के करीब गया तो वो हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ी हो गई थी। वो बिल्कुल मुजरिमों की तरह सर झुकाकर खड़ी हुई थी। उसने कहा, मेरे साथ कुछ मत करना, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में भी हैरानी थी और मायूसी थी और एक अनकही दास्तां थी। तभी सीढ़ियों से तेज तेज कदमों की आवाज़ आई। ये ज़रूर मेरी माँ थी जो मेरी आवाज़ सुनकर शायद मेरी गैर मौजूदगी को भांपकर ऊपर आ रही थी। माँ की सांस फूली हुई थी। उन्होंने आते ही ये नज़ारा देखा तो उनके चेहरे का रंग उतर गया। सामने मैं खड़ा हुआ था और मेरे सामने वो लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। हमारा सामना हो चुका था। वो राज जो 8 साल पहले इस हवेली की दीवारों में दफन था, आज मेरे सामने जाहिर हो चुका था। माँ का सांस ऊपर और नीचे हो रहा था। वो शायद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई थी। क्या शायद इस डर ने उनकी सांस फुला दी थी कि कहीं मैं इस लड़की को नुकसान न पहुंचा दूं। माँ ने आगे बढ़कर अपने हाथ फैलाए और इस लड़की को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि खबरदार ऋषभ, अगर तुमने इसे कुछ भी कहा तो। मैं इसे तुमसे छुपा रही थी कि कहीं तुम इसे देख ना पाओ, लेकिन तुमने फिर भी देख लिया। मैंने हैरानी और सदमे के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कहा कि माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने क्यों कहा कि ये भाग गई? आपने मुझे धोखे में रखा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनका अंदाज मजबूत था। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने झूठ बोला। अगर मुझे 1000 बार भी झूठ बोलना पड़ता तो मैं बोलती, क्योंकि मैं तुम्हें जानती थी ऋषभ। उस समय तुम्हारे सर पर बदले का ऐसा जुनून सवार था कि तुम इस बच्ची को कच्चा चबा जाते, तुम इसे जिंदा मार देते। मैंने इसे तुम्हारे जुल्म से बचाने के लिए ये झूठ बोला था। माँ ने सहमी हुई लड़की के कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए बोली कि देख लो इसे ऋषभ, ध्यान से देख लो। ये वो मुजरिम नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये बेकसूर है। जो कुछ किया है इसके भाई अंकुश और इसके घर वालों ने किया है। इस लड़की ने कुछ नहीं किया। इसने तो अपने भाई को भी नहीं कहा कि वो जुल्म करे। ये तो खुद वहां लाचार थी। मेरी नज़र इस लड़की पर जम गई थी। वो माँ के पीछे मुंह छुपाकर सिसकियां ले रही थी। उसके डरे हुए शरीर को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई थी। माँ ने आगे कहा कि ये बिना कसूर के 8 साल की सज़ा काट चुकी है। तुम परदेश में ऐश कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और ये यहाँ पर इस छत पर, इस चार दीवारी में कैद थी। इसने न धूप देखी न बाहर की दुनिया, ना ये अपने मायके गई। इसने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि ये तुम्हारी पत्नी थी और तुम्हारे बंधन में बंधी हुई थी। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनी रही और मैं इसकी ढाल। बस अब बस कर दो ऋषभ, भगवान के लिए बस कर दो। अब इसके लिए और सज़ा मत लिखना। माँ के ये शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। मेरे अंदर का वो सख्त मजबूत इंसान बदले का पुतला इस लम्हे ढेर हो गया था। मुझे सोना का वो सपना याद आया कि वो ठीक कहती थी कि मैं जालिम हूँ। मैंने एक ऐसी लड़की से बदला लिया है जिसका कोई गुनाह नहीं था। मैं अंकुश से अलग कैसे हुआ? उसने मेरी बहन पर जुल्म किया और मैंने उसकी बहन पर। हम दोनों तो एक ही दायरे में आते थे। ये सब सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया था। मेरा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। मैंने रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अंधा हो गया था। मैं बदले की आग में इतना आगे निकल चुका था कि मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं रही। मैंने एक मासूम ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर मैंने इस लड़की की तरफ देखा जो अभी भी डरी हुई थी। मैंने हाथ जोड़कर इससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरे गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। मैंने तुम्हारी जवानी के बेहतरीन साल बर्बाद कर दिए। मैं तुम्हें वो खुशियाँ तो वापस नहीं लाकर दे सकता जो खो गई हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। आज के बाद तुम कैदी नहीं हो। माँ ने मुझे उठाया और सीने से लगा लिया था। उस रात हम तीनों छत पर बहुत रोए थे, लेकिन ये आंसू शर्मिंदगी और मेल के थे। अगले कुछ दिन मैंने दिव्या की इस हालत को सुधारने में गुजार दिए थे। मैंने उसे अच्छे कपड़े लाकर दिए थे, डॉक्टर को दिखाया था और उसे विश्वास दिलाया था कि अब उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बहुत खुश थी कि उनका बेटा सीधे रास्ते पर आ गया, लेकिन मेरे लिए परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे वापस जाकर अपनी दूसरी पत्नी शिल्पा को भी सच बताना था। ये एक मुश्किल भरा समय था, लेकिन अब मैं झूठ की बुनियाद पर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। कुछ समय बाद मेरी माँ की मौत हो गई थी। वो सुकून से मर गई थी कि मैंने दिव्या को अपना लिया है। माँ की मौत के बाद मैं दिव्या को अपने साथ लंदन ले आया था। वहाँ जाकर मैंने शिल्पा को भी सब कुछ बता दिया था। मैंने उसे बताया था कि कैसे मैं बदले की आग में अंधा हुआ था और एक शादी करके आया था और फिर उसे छोड़ गया था। मैंने उसे दिव्या की बेगुनाही और अपनी गलती के बारे में बताया था। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे और दिव्या मेरे साथ मेरी शादी के बंधन में बंधी हुई थी। वो तो मुझसे डरती आई थी। मैं उसके लिए सिर्फ एक नाम का पति था, या शायद वो मुझसे पति के नाम पर भी डरती थी। शिल्पा को जब ये बात पता चली तो वो बुरी तरह से रोई, चीखी चिल्लाई, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी थे और उसके हिसाब से मैंने उसके साथ गलत किया था। उसे अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था। भले ही मेरी शादी किसी भी मजबूरी में क्यों ना हुई हो, ये गलती थी और मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था। दिव्या एक समझदार लड़की थी। दिव्या ने फैसला किया कि वो मेरे साथ पत्नी बनकर नहीं रहेगी। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि वो एक शादीशुदा और बच्चों वाली औरत का दिल दुखाए। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं और अपना रास्ता अलग कर लूं। मगर मैं उसे अब दोबारा सज़ा नहीं देना चाहता था। उसे अब दोबारा कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि दिव्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती और शिल्पा को मैं छोड़ नहीं सकता, तो मुझे दिव्या के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने लंदन में ही एक अच्छा सा रिश्ता देखकर दिव्या की शादी करने का फैसला कर लिया था। मैंने दिव्या को तलाक दे दी थी और जब तक उसकी शादी नहीं हो गई तब तक उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई। इस बात से दिव्या को कोई ऐतराज नहीं था। दिव्या ने समझदारी दिखाई थी। वो किसी औरत का घर खराब नहीं करना चाहती थी। हालांकि देखा जाए तो उसके साथ मैं बहुत बुरा कर चुका हूँ, मगर मैंने अपनी गलतियों को हर तरह से सुधारने की कोशिश की। आज दिव्या एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। लंदन में मेरे एक बिजनेस पार्टनर के साथ उसकी शादी हो गई और मैं भी शिल्पा के साथ बहुत खुश हूँ। आज भी जब मैं दिव्या को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि वो खुश है, सुकून से है। उसके चेहरे का डर खत्म हो चुका है। वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी है। अंकुश और उसके परिवार का क्या बना, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि उन लोगों को कभी मैंने पलटकर नहीं देखा था। ये मामला मैंने ऊपर वाले पर सौंप दिया। सुना है कि वो लोग औलाद के सुख को तरसते रहे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन मुझे अब इससे कोई खुशी नहीं होती। लेकिन कभी भी जब मैं अकेला बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं भी बदले की आग में उतरा था और कितना आगे चला गया था। मैं तो समझता था कि बदला लेकर मुझे सुकून मिलेगा, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा, लेकिन बदले ने ही तो मुझे सिवाय पछतावे और गुनाह के कुछ भी नहीं दिया था। मैं एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आया था। मैंने वही किया जो मुझे उस समय अपने गुस्से में अच्छा लगा था, लेकिन शायद ऊपर वाले के फैसले बेहतरीन हैं। अगर माँ इस लड़की को ना छुपा पाती तो शायद मैं इसका कातिल बन जाता, लेकिन अब सब ठीक हो गया। सारे बिगड़े हुए मामले सुलझ गए हैं। मैंने जो गलतियाँ की थी उनको सुधार लिया है। अगर मैं दिव्या को अपनी ज़िंदगी में रखता तो शिल्पा के साथ भी गलत कर बैठता। मेरी माँ के ज़रिए ने मुझे बचा लिया। मैंने सीखा है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है, इंसाफ करना हमारा कर्म है। असली बहादुरी माफ़ करने में है और अपना मामला ऊपर वाले के हवाले सौंप देने में है। आज मैं बेफिक्र हूँ। मेरे पास अपना परिवार भी सलामत है और दिव्या भी अपनी फैमिली में अपने पति के साथ खुश है। मेरी बहन अब मेरे सपनों में नहीं आती। शायद उसे भी विश्वास आ गया है कि उसका भाई अब जालिम नहीं रहा।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।